हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स वर्क में। आज मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराने वाली हूँ ज़मींदारी राइट्स पर फ्रेंड्स उससे पहले हम देखते हैं कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन बनते कैसे हैं, तभी तो हम इसको पढ़ेंगे ना। बिकॉज पढ़ने को बहुत कुछ है बट हमें वही पढ़ना है जो क्वेश्चन आते हैं। सो पहला क्वेश्चन इस पर बन रहा है कि ज़मींदारी राइट्स क्या है एंड मुगल साम्राज्य के कंसोलिडेशन में यानी कि सुदृढ़ीकरण में ज़मींदारों ने क्या भूमिका निभाई। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सेम क्वेश्चन दोस्तों ज़मींदारी की जगह आपका जागीरदारी और मनसबदारी भी लिख करके पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें भी बताना है कि ज़मींदारी राइट्स क्या है एंड आपसे पूछा गया है कि इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन और ज़मींदारों के बीच में क्या संबंध थे, यानी कि प्रशासन एवं ज़मींदारों के बीच में क्या संबंध था। तो ये सब फ्रेंड्स आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स इस चैनल पे आपको हिस्ट्री को ढेरों नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो फटाफट से चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं फ्रेंड्स। ज़मीन का मतलब तो होता है लैंड, वी नो डैट, एंड दार का मतलब होता है होल्डर, यानी जो ज़मीन को होल्ड करे उसे हम ज़मींदार कहते हैं। मुगल काल में पहले ज़मींदार का मतलब हुआ करता था कि चीफ ऑफ ए टेरिटरी, ठीक है, किसी टेरिटरी का जो मालिक होता था उसको कहते थे। मुगल काल से पहले की बात हो रही है, ठीक है, तो उसको कहते थे ज़मींदार। लेकिन अकबर के समय में ज़मींदार का मतलब होता था कि अगर कोई पीजेंट किसी भी चीज़ की वो खेती कर रहा हो, उस पर कुछ हक जो होता था उसके कुछ परसेंट पर कुछ ऐसे लोग थे जिनका पैतृक अधिकार होता था। ठीक है, पूर्वजों से चला आ रहा है कि अगर कोई अगर 100 रुपये का खेती कर रहा है तो उसमें से जो है 10 रुपये वो कोई पर्टिकुलर आदमी लेगा। तो वो जो आदमी ले रहा है, ठीक है, वो लेता आया है सदियों से, वो और उसका ख़ानदान, वही होते थे ज़मींदार। ज़मींदार को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि खुद एंड मुकद्दम कहते थे दोआब के एरिया में, राजस्थान में भूमिन कहते हैं, गुजरात में वंत कहते हैं, तो बहुत सारे नाम हैं। नूरुल हसन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नूरुल हसन ने ज़मींदार को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है प्राइमरी ज़मींदार, दूसरा है सेकेंडरी एंड थर्ड है ऑटोनोमस यानी कि स्वतंत्र ज़मींदार। तो प्राइमरी ज़मींदार उन्हें कहते थे जिनका भूमि पर ऑनरशिप होता था, यानी कि स्वामित्व होता था, भूमि उनकी होती थी। ठीक है, सेकेंडरी ज़मींदार वो होते थे जो कि टैक्स को कलेक्ट करने में स्टेट की मदद करते थे। ठीक है, काइंड ऑफ समझ लो आपके बिचौलिया होते थे। ठीक है, पीजेंट से कलेक्ट करा और फिर स्टेट को दिया। और ऑटोनोमस ज़मींदार ये होते थे जो अपने एरिया में इंडिपेंडेंट होते थे एंड मुग़ल राज को एक फिक्स्ड पैसा दे देते थे। मतलब वो एनुअली उन्होंने मान लीजिए 1 लाख दे दिया मुग़ल साम्राज्य को। ठीक है, अब कोई भी टोका टोकी नहीं होगी उनके काम में, ये मस्त अपनी टेरिटरी में रूल करेंगे, कोई इन पे हस्तक्षेप नहीं करेगा। मुग़ल जो एम्पायर है, ठीक है, वो होते थे ऑटोनोमस। इससे हम आगे भी डिटेल करेंगे। अभी हम देखते हैं ज़मींदारी राइट्स। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। डिफाइन ज़मींदारी राइट्स, व्हाट वाज द नेचर ऑफ ज़मींदारी राइट्स एटसेट्रा। ज़मींदार का मतलब काफ़ी चेंज होता रहा है समय के साथ। अभी जिस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ज़मीन उस ज़मींदार का मालिकाना हक है, इसका अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली इस समय जो ज़मींदार था ये एक क्लेम था उपज पर, है ना। अगर मैंने बताया ना, अगर पीजेंट 100 रुपये की खेती कर रहा है, ठीक है, तो 10 जो है वो इनका होगा ज़मींदार का। ठीक है, तो इनकी उपज पर क्लेम था इनका। ज़मींदार को ये एक एज अ गिफ्ट मिला हुआ था उनके पूर्वजों से, क्योंकि उनके पूर्वजों का कंट्रोल रहा था उन ज़मीनों पर। आज के डेट में ये उस ज़मीन पर तो नहीं है, लेकिन उस ज़मीन पर जो उपज हो रहा है उस पर ये कुछ अपना परसेंटेज ले रहे हैं। एंड कुछ ज़मींदार तो बहुत दिलदार भी हुआ करते थे, इतनी इतनी ज़मीनें क्या करेंगे, तो वो इतने दिलदार होते थे कि उन्होंने अपनी ही ज़मीन पर बहुत सारा गाँव को भी बसा दिया था, या फिर कुछ ने तो अपनी भूमि जो थी वो दान में दे दी थी कृषकों को। तो ऐसा नहीं है सारे ज़मींदार मतलब खून ही पीते थे, दिलदार भी होते थे बहुत से। तो ज़मींदारी क्लास को रूलिंग क्लास ने नहीं बनाया। ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छे से देखो। ज़मींदारी क्लास को रूलिंग क्लास ने नहीं बनाया, ये पहले से ही चले आ रहे थे। जैसे कि मनसबदार जो जागीरदार थे, इनको मुगल्स ने बनाया था, है ना, लेकिन ये सदियों से चले आ रहे थे। जिस जगह पर कोई ज़मींदार नहीं होता था वहाँ पर राजा चाहे तो ज़मींदार बना सकता है। ठीक है, और अगर राजा को टाइम पर टैक्स नहीं दिया, ठीक है, पेमेंट टाइम पे नहीं दे रहे, या कुछ राजा के अगेंस्ट कर रहे हैं, कुछ राजद्रोह का काम कर रहे हैं,
तो उन्हें जमींदार के पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, आप इसको नोट करना कि इन्हें पद से हटाया भी जा सकता था। अब हम देखेंगे सेकेंडरी जमींदार क्या है। ठीक है, तो अब ये हमने अभी जो देखा वो प्राइमरी थे। ठीक है, अब सेकेंडरी जमींदार होते थे कि मेडिवल रूलर्स ने ज़मींदार को हक, उसका उनका जो हक था उसको मान्यता दे दी थी। ठीक है, पर वो जमींदार को ना एज अ एजेंट ट्रीट करना चाह रहे थे। ठीक है, कि आप मेरे एजेंट बनो। ठीक है, और टैक्स कलेक्ट करने में, कर वसूलने में गवर्नमेंट की हेल्प करो। एंड गवर्नमेंट की जब आप हेल्प करोगे तो उसके बदले में जो भी टोटल कलेक्शन होगा उसका कुछ परसेंट, जो कि ज़्यादातर 10% ही होता था, 10% आप रख लेना। ठीक है, एज अ सैलरी, और उसे ही नानकार कहते थे। ठीक है, तो सेकेंडरी जमींदार हम समझ गए दोस्तों। वो क्या करते थे, स्टेट के एजेंट की तरह काम करते थे टैक्स कलेक्ट करने में। और जितना भी टैक्स कलेक्ट हुआ उसका 10% उनको दे दिया जाता था कि ले भाई तू भी ये रख और खुश हो जा। ठीक है, वो होता था सेकेंडरी ज़मींदार। अब चीज़ें कुछ एरिया वाइज भी डिफ़र करेंगी क्योंकि इंडिया तो इतना डाइवर्स कंट्री है। सो गुजरात में ज़मींदार के इस क्लेम को वंत कहा जाता था और ये 10% से ज़्यादा होता था। डेक्कन में इसे चौथ कहते थे। ठीक है, एंड सरदेशमुखी भी कहा जाता था। लेकिन जो चौथ होता था फ्रेंड्स, ये 25% होता था, और जो सरदेशमुखी था ये 10% वाला क्लेम होता था। तो चौथ एंड सरदेशमुखी जो है ना, ये ज़मींदारी के बेसिस पे कलेक्ट नहीं किया जाता था, ये ना ताकत के दम पे कलेक्ट किया जाता था डेक्कन के एरिया में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा शिवाजी वगैरह ये कलेक्ट करते थे। सो ज़मींदार और कोई भी टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, और मतलब और भी बहुत सारे टैक्स कलेक्ट करते थे लैंड के अलावा, जैसे कि हाउस टैक्स लेते थे। ठीक है, मैरिज पे टैक्स लगाते थे, उस पर सेस लगाते थे, किसी घर में कोई जन्म लिया उस पर सेस लगाते थे, एट्सेट्रा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पर टैक्स लगाते थे। इनफैक्ट जो वीकली मार्केट्स लगती है ना, उस पर भी ये टैक्स लगाते थे। या फिर अगर कोई मर्चेंट सामानों के साथ उनके एरिया से गुजर गया तो वो उस पर भी टैक्स लगाते थे। तो भाई बहुत सारे चीज़ें हैं इनके कमाने के लिए। ज़मीन से कमा रहे टैक्स लगा रहे, घर पे टैक्स लगा रहे, शादियों पे लगा रहे, कुछ जन्म ले रहा उस पे लगा दे रहे, कोई मर्चेंट गुजर रहा उस पे लगा दे रहे, अगर आप दुकान लगा रहे हो वीकली मार्केट में तो उस पर भी टैक्स लगा दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। एंड फ्रेंड्स, आपकी ज़रा भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ हिस्ट्री ऑनर्स का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, ग्रेजुएशंस एंड मास्टर का। तो बेल आइकन को भी फ्रेंड्स ज़रूर से ज़रूर ही प्रेस करें। अब हम देखते हैं तीसरा, ऑटोनोमस जो ज़मींदार होते थे नूरुल हसन के अकॉर्डिंग। तो कुछ ज़मींदार अपने इलाके में ना स्वतंत्र रहते थे, जैसे कि राजाज, राव, राणा, रावत, ये सब ये लोग सरनेम लगाते थे। बस इन्हें ना सालाना एक पेशकश देनी होती थी एम्पायर को। अब इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया, फिर इन्होंने क्या किया, एनुअली होता है ना टैक्स, मतलब पेशकश कहते थे उसको, राजा को एक पेशकश दे दिया, नजराना दे दिया। ठीक है, तो अब टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और एनुअली उनको पेशकश दे रहे हैं। तो इसमें ये कहाँ से कमा रहे हैं ये भी तो देखना पड़ेगा, इनका भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए इन्होंने सालाना कितने रुपए कमाए, 10 रुपये कमाए। ठीक है, टैक्स कलेक्ट करके उसमें से 4 रुपये एज ए ट्रिब्यूट या फिर एज अ पेशकश इन्होंने राजा को दे दिया, बाकी 6 रुपये बचे ना। तो ये इनका इनकम होता था, किसका, ऑटोनोमस जमींदार का। एंड फ्रेंड्स, हिस्टोरियंस को कोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मैं अपने हर वीडियोस में कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हिस्टोरियंस बताऊँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर ले, क्योंकि ये चैनल आप इतिहासकारों के लिए ही है। तो हम यहाँ पे एक और हिस्टोरियंस को कोट करते हैं, वो है इरफान हबीब। इरफान हबीब कहते हैं कि अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, अगर आपको पहचानना है कि कौन नॉर्मल ज़मींदार है और कौन ऑटोनोमस ज़मींदार है, तो उसका बस एक सिंपल सा फंडा है। आप बस देखो कि उस ज़मींदार का राजा के साथ कैसा रिलेशन है। ठीक है, राजा के साथ कैसा रिश्ता है, इसके बेसिस पर आप खुद गेस कर लोगे कि वो ज़मींदार है या फिर ऑटोनोमस ज़मींदार है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जिनका संबंध ज़्यादा अच्छा रहेगा राजा से, उन्हें ही राजा स्वतंत्र चीफ बनाएंगे ना। सो ये कहते हैं इरफान हबीब। अब जो जमींदार थे दोस्तों, इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी होती थी, मतलब ज़मींदार के पास अपने सैनिक, घुड़सवार, ये सब भी होते थे जो उनका टैक्स कलेक्ट करने में हेल्प करते थे, क्योंकि ज़मींदार तो मारपीट नहीं कर सकते ना, बड़े लोग हैं ये लोग।
ठीक है, तो अपने नीचे ये लोग अपॉइंट करते थे। एंड लगभग हर ज़मींदार के पास अपने किले भी हुआ करते थे, भाई पैसे वाले लोग थे, अपने किले विले में भी रहते थे, ठीक है। एंड आईने अकबरी में जो कि अबुल फजल ने लिखी है, आईने अकबरी, तो उसमें अबुल फजल बताते हैं कि मुग़ल काल में अराउंड 44 लाख ज़मींदार हुआ करते थे। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो अबुल फजल हमें दे रहे हैं, आप इसको ज़रूर अपने एग्ज़ाम में लिखना। अब हम देखते हैं चौधरी। जैसे कि हमें पता है ज़मींदार बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे लैंड टैक्स कलेक्ट करने में, और उन्हें ज़मींदार को चौधरी कहा जाता था, ठीक है। चौधरी भी वही एक उन्हीं का एक कैटेगरी था दोस्तों, ज़मींदार का ही। हर परगना में एक चौधरी होता था, ठीक है, और हर चौधरी के नीचे छोटे छोटे ज़मींदार होते थे, यानी चौधरी आप कह लो एक तरह से बाप हुआ करता था, और उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे ज़मींदार हुआ करते थे। एंड ये छोटे ज़मींदार रेवेन्यू कलेक्ट करके चौधरी को देते थे, और चौधरी फिर स्टेट को देता था। तो चौधरी को स्टेट अपॉइंट करता था, और ज़रूरत पड़ने पर चौधरी को स्टेट हटा भी सकता था। यानी ज़मींदार तो चला आ रहा था सदियों से, लेकिन चौधरी का ऐसा नहीं था। चौधरी का जो पोस्ट है वो स्टेट ने अपॉइंट करता था, और ज़रूरत पड़ने पर इन पर हटा भी सकता था। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान, यूरोप, मॉडर्न वेस्ट, यूएसए, टर्की और भी कई हिस्ट्री के पेपर्स के नोट्स मिल जाएंगे, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी। तो हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर चेक करें। अब हम वाइंड अप करते हैं एक कंक्लूज़न के साथ। तो कंक्लूज़न में हम देखते हैं कि ज़मींदार ज़मीन के मालिक नहीं होते थे, बल्कि उनका हेरिडेटरी राइट्स है उपज पर, है ना, उपज पर उनका अधिकार था। जब ज़मींदार स्टेट के लिए रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं तो उन्हें नानकार मिलता था एज ए सैलरी, और अगर उसी टैक्स को डायरेक्टली कलेक्ट किया जाएगा तो उसे मालिकाना नाम से कहा जाता है, ठीक है। ये ज़मींदार अपने सैनिक रखते थे, है ना। एंड वैसे ज़मींदार जो परमानेंटली बेस्ड हो, वो कृषकों से ना, जो पीजेंट्स थे उनसे ना ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स भी नहीं वसूलते थे, क्योंकि अब सारा छीन ही लेंगे ये पीजेंट से, तो पीजेंट क्या करेंगे, तंग आके भाग जाएंगे, है ना। और ये ज़मींदार तो परमानेंट है, ये तो ज़मीन पे परमानेंटली रहेंगे, और उनके पीजेंट्स ही भाग गए तो इनका क्या हो गया, इनको तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला ना एज अ टैक्स। जो थोड़े बहुत मिलते थे वो भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो परमानेंटली बेस्ड ज़मींदार होते थे वो ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे, वो पीजेंट्स के पास भी उनके लायक खाने पीने के लिए छोड़ते थे, अदरवाइज़ पीजेंट का ही इसमें घाटा होता था, ठीक है, क्योंकि वो तो भाग गया, और ज़मींदार का तो मतलब घाटा ही घाटा होता था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन पेपर एनालिसिस एंड नोट्स के साथ। थैंक यू।